नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी एक कहानी सुनाना चाहूँगा। कहानी का शीर्षक है मेरा संघर्ष। 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा थी। हिंदी और अंग्रेजी के परिचय हो चुके थे। अपनी बस्ती से ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी मैं अपनी जाति में पहला विद्यार्थी था जो हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा था। सबकी निगाह मुझ पर टिकी थी। स्वयं ही जिम्मेदारी का एहसास होने लगा था। गणित के परिचय से पहले एक दिन मिल गया था तैयारी के लिए। सुबह 8 साढ़े 8 का समय रहा होगा। बस्ती में शांति थी। बूढ़ों और बच्चों को छोड़कर सभी अपने अपने काम पर जा चुके थे। अपने घर में मैं अकेला था। फौजा सिंह त्यागी, जिसे गांव में सभी फौजा कहते थे, कंधे पर लंबा सा लट्ठ धरे मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। बोला, अबे ये क्या कर रहा है? बोर्ड की परीक्षाएं हैं, कल गणित का पर्चा है, मैंने धीमे स्वर में कहा। रात को पढ़ लियो, अब मेरे साथ चल, एक बोना है, फौजा ने आदेश दिया। मैंने उससे बहुत कहा कि मुझे पढ़ना है, कल मेरा पेपर है, लेकिन वह नहीं माना। जबरदस्ती बाह पकड़कर खींचते हुए खेत पर ले गया। डरा धमकाकर काम पर लगा दिया। गालियों की बौछार में मेरा मस्तिष्क दहकने लगा। मेरे भीतर आग भर गई थी उस रोज। त्यागियों के ये जुल्म मेरी स्मृति में बहुत गहरे तक भरे हुए हैं, जिनकी तपिश में मैं अनेक बार झुलसा हूँ। पूरी दोपहर ईंट बोता रहा। मेरे ही जैसे 8-10 लोग और थे जिन्हें बेगार के लिए पकड़कर लाया गया था। फौजा की माँ दोपहर का खाना लेकर आई थी। खेत में शीशम का एक पेड़ था, उसके नीचे वह खाना लेकर बैठ गई। उनके परिवार के कई लोग थे जो पेड़ की छांव में बैठे थे। सभी को खाना खाने के लिए बुलाया गया। बेगार करने वाले धूप में ही बैठ गए थे। पेड़ की छांव उनके लिए बची ही नहीं थी। उन्हें 2-2 रोटी और अचार का एक एक टुकड़ा ऐसे दिया जा रहा था जैसे कोई भिखारी को भी नहीं देता। मैं दूर खड़ा यह सब देख रहा था। मैंने रोटी लेने से इनकार कर दिया था। फौजा चिल्ला रहा था, गालियां दे रहा था, लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा रहा। मेरे भीतर विरोध जन्म ले चुका था। अबे आजा, 2 अक्षर क्या पढ़ लिए, सोरे का दिमाग चढ़ गया है, अबे औकात मत भूल। फौजा का एक एक शब्द मेरे जिस्म में एक साथ हजार दंश भर रहा था। आखिर फौजा की माँ ने मुझे आवाज दी, खजूरी वाले के आजा, रोटी खाओ। मेरी माँ को सब खजूरी वाली ही कहकर बुलाते थे। शायद असली नाम तो वह भी भूल चुकी थी। सहारनपुर जिले में हिंडन नदी के किनारे खजूरी नाम का एक गांव है जो मेरा ननिहाल है। उनके आवाज देने से मैं उनके पास आ गया था। उन्होंने रोटियां मेरे हाथ पर बहुत ऊपर से छोड़ी थी, कहीं उनका हाथ मेरे हाथ को छू न जाए। यह तरीका मेरे लिए अपमानजनक था। मैंने वो रोटियां उनके सामने फेंक दी और घर की ओर दौड़ पड़ा। फौजा मुझे मारने दौड़ा था, लेकिन पकड़ नहीं पाया था। घर लौटकर पिताजी को बताया तो वे आग बबूला हो गए थे। वे मुझे कोई भी काम करने नहीं देते थे, बस पढ़ाई करो कहते थे। पढ़ लिख कर अपनी जाति सुधारो। उन्हें पता नहीं था पढ़ लिख कर जातियाँ नहीं सुधरती। पिताजी लाठी उठाकर फौजा से लड़ने चल दिए थे। माँ ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका था। पूरी बस्ती में इस घटना का असर हुआ था। लोगों ने बेगार करने से मना करना शुरू कर दिया था। एक बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। गांव में त्यागी मेरे खिलाफ हो गए थे। राह चलते तंग भी करने लगे थे। इन हालात में हाई स्कूल की परीक्षा दी थी मैंने। परीक्षा के दिनों में कई तरह की अड़चनें आती थी। बिजली तो थी नहीं, ढिबरी या लालटेन की रोशनी में पढ़ाई होती थी। बान वाली चारपाई पर बैठकर लालटेन किसी ऊंची सी जगह पर रख लेते थे। आस पड़ोस में हो हल्ला इतना था कि किताब में ध्यान एकाग्र नहीं हो पाता था। लड़ाई झगड़ा तो साधारण सी बात थी। एक दूसरे को चिल्ला चिल्ला कर उकसाया जाता था। औरत मर्द के भेद को भुला दिया जाता था जब गालियों का प्रयोग होता था। रिश्ते भी गाली बन जाते थे। कभी कभी ढोल ताशों का ऐसा कान फाड़ देने वाला शोर होता था कि पढ़ना दूभर हो जाता था। शोर करने से मना करो तो झगड़ा शुरू। परीक्षा के दिनों में इस शोर ने बहुत परेशान किया है। शोर करने वालों को यह बात समझ में ही नहीं आती थी कि उनके गाने बजाने से मेरी पढ़ाई में क्या अड़चन आ रही है। वे सुनकर मजाक उड़ाने लगते थे। पिताजी ने उन सबको बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वे उल्टे पिताजी को ही समझाने लगते थे। क्यों लड़के को पढ़ा लिखा कर निकम्मा बना रहे हो? न घर का रहेगा न बाहर का। पढ़े लिखे तो वैसे भी बेवकूफ़ होते हैं। पिताजी की धारणा अलग थी। वे चाहते थे मैं पढ़ूं। बस उनके मन में एक ही बात थी, जाति सुधारने की। यदि कभी मुझसे नाराज हो जाते तो किसी ईसाई का उदाहरण देते थे जो बिना पढ़ाई लिखाई के रह गया और कोयले बेचता था। बस्ती के लोगों में मेरा धीरे धीरे उठना बैठना कम होने लगा था। उनकी बातचीत में मुझे कोई रस नहीं मिलता था। मेरी उम्र के लड़के दिन भर आवारा घूमते थे, अक्सर बुलाते रहते थे।
गर्मी के दिनों में बस्ती के लड़के जंगल में खेतों में खरगोश पकड़ने या जोहड़ में मछली पकड़ने पहुंच जाते थे। एक बार मैं भी उनके साथ चला गया था। सियार के 2 बच्चे जो बेहद खूबसूरत थे मुझे मिल गए थे। उन्हें उठाकर ले आया था। घर में जब उन बच्चों को पिताजी ने देखा तो बड़े नाराज हुए थे। उनका गुस्सा मुश्किल से शांत हुआ था। उन बच्चों को मैंने टोकरे के नीचे बंद कर रखा था। रात में सियार हमारे घर के पास तक आ गए थे। पिताजी ने उनकी हलचल देख ली थी और बच्चों को उठाकर बाहर कर दिया था। बस्ती के लोग मुझे चुप्पा कहते थे, शायद उनसे कम बोलता था इसलिए। उन्हें शिकायत रहती थी। उनके क्रियाकलापों में भी शामिल नहीं होता था। किताबों में डूबे रहना पसंद था। ऐसे ही दिनों में स्कूल के पुस्तकालय से प्रेमचंद्र, शरत चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ डाला था। धीरे धीरे मेरा झुकाव साहित्य की ओर बढ़ रहा था। कुछ तुकबंदियां भी करने लगा था। हाई स्कूल का परीक्षाफल अखबार में आया था। उन दिनों रोल नंबर के साथ नाम भी छपता था अखबार में। अपना नाम देखकर बहुत खुशी हुई थी। मेरे पास होने की खुशी में पिताजी ने पूरी बस्ती को दावत दी थी। बस्ती में किसी त्योहार जैसा माहौल था। पहली बार इस बस्ती में किसी ने हाई स्कूल पास किया था। एक और विशेष बात हुई थी उस रोज। चमनलाल त्यागी मेरे पास होने की बधाई देने हमारे घर आए थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई त्यागी हमारे घर बधाई देने आया था। बल्कि इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह हुई थी कि चमनलाल त्यागी मुझे अपने घर ले गए थे। बेहद आत्मीयता के साथ पास बैठाकर दोपहर का खाना भी खिलाया था, वह भी अपने बर्तनों में। छुआछूत के माहौल में यह एक विशेष घटना थी। खाना खाते समय मैं झूठे बर्तन उठाने लगा तो उन्होंने मुझे रोक दिया और अपनी बेटी को आवाज़ दी, भैया के बर्तन उठाकर ले जा। वह आकर झूठे बर्तन ले गई। उनके इस व्यवहार ने मेरी आंखें नम कर दी थी। मैं भावुक हो उठा था। उस क्षण प्रताड़ना और उपेक्षा भरे माहौल में ऐसे व्यवहार की उम्मीद ही कहाँ थी। इससे पहले भी वे अक्सर मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते रहते थे। 3री या 4थी कक्षा में था। पढ़ने की गति मेरी ठीक थी। हिंदी की किसी भी पुस्तक को तीव्र गति से पढ़ लेता था। चमनलाल त्यागी का घर बस्ती से नज़दीक था। एक रोज़ मैं उनके घर के सामने से जा रहा था। वे दालान में बैठे हुए थे। रामचरितमानस का गुटखा पढ़ रहे थे। दालान के सामने से जाता हुआ देखकर उन्होंने मुझे आवाज़ दी। आवाज़ सुनकर मैं खड़ा हो गया था। वे बोले, तू छोटन का है क्या? मैंने कहा जी। या उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। सुना है तू पढ़ने जाता है स्कूल में? मैंने हाँ में गर्दन हिलाई। उन्होंने रामचरितमानस का गुटखा मेरे हाथ में थमा दिया। ले इस पन्ने पे पढ़ के दिखा। वे चारपाई पर बैठे थे। मैंने गुटखा लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। एक पूरा पृष्ठ पढ़ लेने पर उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, शाबाशी दी। इसके बाद जब भी कहीं मिल जाते या मुझे देख लेते तो मेरी पढ़ाई लिखाई के विषय में पूछताछ करते थे। उन्होंने पिताजी को बुलाकर बताया था, छोटन तेरा बेटा तो रामायण भी पढ़ ले हुए है। पिताजी सुनकर बहुत खुश हुए थे। बस्ती में आकर सभी को बता बताकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। मेरे हाई स्कूल कर लेने के बाद बस्ती के बच्चों में पढ़ने लिखने की रुचि बढ़ गई थी। बस्ती में पढ़ाई लिखाई का थोड़ा माहौल भी बनने लगा था। कुछ बदलाव के संकेत भी दिखने लगे थे, बावजूद आर्थिक जर्जरता के। मैंने अपनी बैठक के चबूतरे पर एक संध्या स्कूल भी शुरू किया था। शाम को 15-20 बच्चों को घेर कर मैं बैठा लेता था। 1-1.5 घंटे की नियमित कक्षाएं चलने लगी थी। कुछ बड़ी उम्र के लोग भी आकर बैठने लगे थे। कई लोग अपना नाम और हस्ताक्षर लिखना भी सीख गए थे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।